चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, सिर्फ बिजनेस ओनर को क्यों पकड़ा जा रहा है? अल्टीमेटली केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं बोला जा सकता है। जो विजय माल्या है, अगर उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बैलेंस शीट बनाई होगी तो दी तो बैंकर्स को है। बैंकर्स ने भी अपना ऑडिट किया होगा। तो जितने भी मिलियनर्स है आज सब देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? सबसे ज्यादा जो मिलियनर्स गए हैं वो दुबई में गए हैं। इसके पीछे दो रीजन है। पहला है टैक्सेशन, दूसरा है इंडिया की दोनों बात करें तो यहाँ पे टैक्स को टेररिज्म बोला जाता है। हमारे इंडिया में क्या होता है, यहाँ मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस तो मिलता नहीं है और कोई अपना खुद प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर उस पर भी जीएसटी लगा देता है। टैक्स में लूप होल बताओ ना, मतलब कि अमीर लोग हैं वो टैक्स में पैसा कैसे बचाते हैं? टैक्स में पैसा बचाने के बहुत तरीके हैं। आपको मैं शुरू से बताता हूँ। हम जैसे जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीए के पास जाते हैं, वो बोलता है अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको जेल तक हो सकती है। क्रिप्टो टैक्स क्या है? बहुत ही सीक्रेट बात बता रहा हूँ, मतलब 100 करोड़ की बात बताने जा रहा हूँ अभी। बड़ी बड़ी कंपनी है तो ऐसे ही करोड़ों रुपए कमा रही है, इतना टर्नओवर है, तो फिर टैक्स बचा के क्या हो जाएगा? अगर कोई भी बैलेंस शीट जैसे रिलायंस हो गया, कितनी भी बड़ी एमएनसीज कंपनीज हैं, अगर वो 10,000 20,000 करोड़ का अपना पीवीटी दिखा रहा है, पीवीटी मींस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 50-60 हजार करोड़ उनकी इनकम ऑफशोर में होगी। आप सीईओ सर, आप ये बात बोल रहे हो, ऑन कैमरा बोल रहे हो, रिकॉर्ड करके लोग आपके घर आ जाएंगे। पुलकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। आप एक सीए हैं और पॉडकास्ट एक बहुत वायरल हो रहा है आज थोड़े दिन से, विजय माल्या जी का। और ऐसा मानना है लोगों का कि फ्रॉड किया तो किया, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होंगे ना उसके अंदर। उन्होंने बैंक को फाइल दी होगी कि देखो ये ऑडिटेड रिपोर्ट है, ये ऐसा है वैसा है, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ही जाता है। कल बकायदा एक पॉडकास्ट कर रहा था मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में, तो उन्होंने बोला कि सिंगापुर में एक ऐसा रूल है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब अगर आपने जैसे मान लो टोटल टर्नओवर हो गया, उसका कुछ परसेंटेज होता है वो आपको गवर्नमेंट को देना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं देना होता है। बट अगर आपने वो नहीं दिया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइसेंस कैंसिल। पर इंडिया में तो, और ये बात विजय माल्या जी तक पहुंचनी चाहिए कि भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, सिर्फ बिजनेस ओनर को क्यों पकड़ा जा रहा है? और बिजनेस अगर फेल हो जाता है तो बिजनेस इज इक्वल टू फ्रॉड क्यों बोला जाता है? अब आप बताओ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सर। देखो, जो विजय माल्या है, अगर उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उसके प्रोफेशनल से सारी बैलेंस शीट बनाई होंगी, सारी चीज़ें दी होंगी, तो दी तो बैंकर्स को है। बैंकर्स ने भी अपना कहीं ना कहीं चेकिंग करी होगी, टेस्टिंग करी होगी, करेक्ट। ऑडिट किया होगा, उसके बिना तो लोन नहीं दिया होगा। करेक्ट। तो अल्टीमेटली केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं बोला जा सकता है। अगर बोला जाएगा तो वही सारे ग्रुप में सब इन्वॉल्व हैं, बैंकर्स भी इन्वॉल्व हैं और ऑब्वियस ही बात है ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व ही हैं। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले हो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है लोन देने में। और विजय माल्या को तो बेसिकली टारगेट करा जा रहा है। उसका तो डीआरटी ने खुद बोला कि 6,000 करोड़ का ही आउटस्टैंडिंग था उसने। और गवर्नमेंट ने अपनी लास्ट रिपोर्ट में ये खुद प्रोक्लेम किया है कि भाई 14,000 करोड़ हमने रिकवर कर लिया है उसके एसेट से जो भी सीज किए गए थे। आप ये बताइए, अनिल अंबानी को देखिए, उनका था 20-25,000 करोड़ का लोन, वो 400 करोड़ में सेटल कर लिया। तो ये तो एक टारगेटेड है। और किसी को ये गवर्नमेंट बोले या यहाँ का जो सिस्टम बोले, किसी को जीरो से हीरो बना देता है और हीरो से जीरो भी बनाना जानता है। बट ऐसा क्यों होता है सर? मतलब किसी का लोन माफ कर दिया जाता है, किसी को मतलब एकदम टारगेट किया जाता है। और अपन इस पॉडकास्ट में ये थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं कि मतलब दोनों साइड देख लिए, गवर्नमेंट का साइड भी देख लिया, विजय माल्या साइड भी देख लिया, दोनों साइड देख लिया, बट इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। ये सब जनता नहीं जान रही है, सिर्फ विजय माल्या गवर्नमेंट, विजय माल्या गवर्नमेंट। पर जो ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है, जो बैंक्स इन्वॉल्व है, जो सीए इन्वॉल्व है, मतलब पूरी कंपनी में इतने लोग इन्वॉल्व है, फिर भी एक फाउंडर को ही क्यों पकड़ा जाता है हमेशा? क्या अगर देश में गड़बड़ होगी तो क्या मोदी जी को पकड़ा जाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जैसे आप बायजू में देखिए, अगर करप्शन हो रहा था उसके अंदर तो केवल अकेला उसका जो फाउंडर है वो नहीं कर रहा होगा, और भी लोग इन्वॉल्व होंगे। बट हाईलाइट किसे करा गया? फाउंडर को, प्रमोटर्स को। तो ये बिल्कुल बात आपकी सही है कि केवल उसी को ही क्यों कराया जाता है। सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। और हमारा ऐसा रेगुलेटरी और हमारा जो भी ये जो फ्रॉड सिस्टम के लॉज हैं इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और इस पे इस तरीके से एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके लिए कमेटी बनानी चाहिए ताकि लोग जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि भाई ये लोग इन्वॉल्व हैं, और सबको हाईलाइट करा जाए, केवल प्रमोटर्स या फाउंडर्स को नहीं। क्योंकि फाउंडर्स हमेशा फ्रंट पे रहता है, सक्सेस में भी रहता है, तो जब डाउन भी जाता है तो वही पिटता है सबसे ज़्यादा।
नहीं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब अगर गवर्नमेंट को अगर करना ही है तो पूरा ट्रांसपेरेंट ढंग से सिस्टम लाना चाहिए कि भैया कि अगर इन्वॉल्वमेंट है तो सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखा जाए बाकायदा। मतलब सबको हाईलाइट करा जाए। जो देखो उसमें सबसे ज़्यादा मैं गिल्टी मानता हूँ, ऑल्दो जब कुछ भी आइडेंटिफाई होता है फ्रॉड हुआ तो केवल एक पर्सन नहीं होता है, उसमें और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। बट जो मीडिया होती है वो एक ही पर्सन को हाईलाइट करती है, तो उसमें मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो और लोगों को भी हाईलाइट करे। रेस्पॉन्सिबिलिटी की क्या बात कर रहे हो सर? वो तो ये यही बोलते हैं ना कि विजय माल्या जी ने फ़ोन किया कि बैंक को, उनको किसी न्यूज़ एजेंसी को भी मेरा नाम क्यों बोला कि यार योर नेम सेल्स, आपका नाम बिकता है। करेक्ट। तो किसी का नाम बिकता है तो मतलब किसी को बर्बाद कर दोगे आप। करेक्ट। तो मतलब एक बात बताओ कि जैसे विजय माल्या जी तो चले गए और उन्होंने फ़ोन भी किया था बहुत बड़े नेता को भी कि मैं जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो जितने भी मिलियनर से आज सब देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मतलब क्या रीज़न है ऐसा? देखो इसके पीछे दो रीज़न है। पहला है टैक्सेशन, दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारे इंडिया में कम है। टैक्सेशन की बात करें तो आपको बताऊं मैं कि आपका 2 करोड़ से ऊपर इनकम है तो आपका पर्सनल टैक्स 38% लगता है। 2 करोड़ से अगर इनकम ऊपर है तो? ऊपर है तो पर्सनल इनकम टैक्स 38% है, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 42% टैक्स है। आप डेवलप कंट्रीज में देखो, यूएई में देखो 0%, सिंगापुर में 24%, यूएस से जो डेवलप कंट्री है वो भी 37% ले रहा है। हमारा कंट्री 38% ले रहा है। और केवल यही बात नहीं रुकती कि जब किसी कोई भी ऑब्वियस सी बात है, बिलियनियर है, मिलियनर है, तो वो बिजनेस ही कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा कंपनी में, तो सबसे पहले उसकी कंपनी 30% टैक्स देती है। उसको देने के बाद या तो वो कंपनी अपने प्रमोटर्स को, फाउंडर्स को सैलरी देगा या डिविडेंड देगा, तो उस पे वो अपना पर्सनल इनकम टैक्स देता है, जो मैंने अभी आपको बताया 38%, 42%। उसके देने के बाद जो आपके पास इनकम बचती है, आप कुछ खरीदते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, आप मूवी देखते हैं या ग्रॉसरी खरीदते हैं, उस पर आप 18% जीएसटी देते हैं। जो नेट डिस्पोजेबल इनकम बचती है ना एक पर्सन के हाथ में, वो 34% बचती है। 66% आप टैक्स दे रहे हो। तो इतना ज़्यादा टैक्सेशन है, यही एक रीज़न है जो मिलीनियर छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें तो आपको मैं क्या बताऊं कि बहुत ज़्यादा, अभी विजय माल्या ने ही बोला था अपने पॉडकास्ट में, आप देखें ध्यान से, उन्होंने बोला था कि इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ही नहीं। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, इसलिए मिलीनियर्स जो बिजनेस अलग अलग करना चाहते हैं वो सब बाहर जा रहे हैं। ये उन्होंने 2-3 बातें बोली थी, जैसे नरेश गोयल का नाम ले लिया था उन्होंने, और उन्होंने एक बात बोला था कि अगर बाहर कोई मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अगर कोई बिजनेस फेल हो जाता है तो क्या उनको जेल में डाल दिया जाता है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने किसी भी लॉ का वायलेशन किया। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप एक बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कैपिटल चाहिए। और कैपिटल कहाँ से आएगी? या तो आप बैंक से लीजिए या आप आईपीओ लेके आइए, पब्लिक फंड लीजिए। आपने उस फंड को मिस यूटिलाइज किया तो ऑब्वियस ही बात है, तो कहीं ना कहीं हमारे लॉज में कहीं ना कहीं पेनल्टी के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि भाई ये क्राइम है, और क्राइम है तो आप जेल जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ इंडिया में ही होता है, और भी कंट्रीज में होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है, बट हाईलाइट करा जा रहा है इस चीज़ को। बट ऐसा कोई कोई आपको कोई पॉइंट समझ में आया कि क्यों हाईलाइट किया जाता है? पर्सनल रंजिश के लिए किया जाता है? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, आप टैक्स की बात कर रहे थे, मैंने स्वामी जी के साथ एक इंटरव्यू किया था पॉडकास्ट, तो वो तो बोल रहे थे कि अगर मेरे को अगर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं तो टैक्स, इनकम टैक्स बिल्कुल जीरो कर दूँ, कंप्लीट जीरो कर दूँ। मैंने उनको पूछा फिर कमाएंगे कहाँ से? तो बोले कि अच्छा, थोड़ी सी बड़ी टेंशन है। नहीं देखिए, कमाने के बहुत तरीके हैं। आपको मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, यूएई। यूएई में पर्सनल टैक्स जीरो है, कैपिटल गेन टैक्स जीरो है, क्रिप्टो टैक्स जीरो है, तभी वो डेवलप हो रहा है। टूरिज्म जा रहे हैं। हमारे जितने भी मिलीनियर्स हैं सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं? अभी आपने मुझसे पहला क्वेश्चन ही पूछा कि मिलीनियर्स क्यों भाग के जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो ऐसी कंट्रीज में जा रहे हैं जहाँ पे टैक्स जीरो है, नंबर 1, नंबर 2 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो सबसे ज़्यादा हमारे इंडियंस मिलीनियर्स वो यूएई ही शिफ्ट हो रहे हैं। एंड इवन हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं बहुत सारे, वो सब वहीं तो मूव होते हैं, ज़्यादातर वो वहीं पड़े रहते हैं, यहाँ तो अब शूटिंग करने आते हैं। अच्छा, अदर कंट्रीज में और यहाँ पे इंडिया की दोनों बात करें तो यहाँ पे टैक्स को टेररिज्म बोला जाता है कि भैया कि गन लगा के आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं तुमने नहीं दिया तो अगर 25 रुपये भी उधार हो गए तो 25.0 का एक नोटिस आ जाएगा। वो बेचारा लेटर आने में ही 100-150 रुपये लग जाते हैं, हम्म। वो भी भेज देते हैं। बाहर की कंट्री में बोला जाता है कि टैक्स अगर ले रहे हैं तो आपको
टैक्स टेररिज्म नहीं है, आपको कुछ बेनिफिट दिया जा रहा है कि मतलब आप मेरे को पैसा दो तो मैं आपको समथिंग कुछ दूंगा, क्योंकि मैं अर्न कर रहा हूँ ना, मैं खुद कमा रहा हूँ, खुद दौड़ रहा भाग रहा हूँ धूप में, पैसा कमा रहा हूँ, फिर लाके सरकार को दे रहा हूँ कि सरकार ये लो पैसा लो और कुछ काम करो। करेक्ट। तो दोनों कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में और हमारे यहाँ टैक्स टेररिज्म में क्या डिफरेंस है? देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे मैं एस्टोनिया का नाम लेता हूँ। एस्टोनिया टैक्स लेता है। आप जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने ओनर्स को, प्रमोटर्स को, जो भी कंपनी में होते हैं, तो उस पर वो टैक्स लेता है। अगर रिटेन अर्निंग है तो टैक्स नहीं लेगा। जितना रिटेन अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है फाउंडर्स में और उस पर टैक्स दिया जाता है, वो प्रपोर्शनेटली उसको पेंशन बना के दी जाती है जब वो फाउंडर या जो भी बिजनेस ओनर है रिटायर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी जितना टैक्स पे कर रहा है उसको पता है उसी प्रपोर्शनेट में मुझे आगे उसका बेनिफिट मिलेगा। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं कि जितना भी टैक्सेशन का पूल फंड कलेक्ट होता है, तो वो जब रिटायर हो जाते हैं या वो एजेड हो जाते हैं, तो मेडिकल जो भी ज़रूरत पड़ती है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं फ्रॉम दैट टैक्स पूल फंड। तो ये होता है। और हमारे इंडिया में क्या होता है, यहाँ मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस तो मिलता नहीं है, और कोई अपना खुद प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर उस पर भी जीएसटी लगा देता है। हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अभी मैं बात कर रहा था, तो आपको मैं एक अभी बताऊं कि फाइनेंस मिनिस्टर अभी यहाँ फंसा हुआ है कि जीएसटी जो पॉपकॉर्न है उस पर कैसे लगेगा। अगर सॉल्टेड पॉपकॉर्न है तो 5% लगना चाहिए, अगर आपका एक फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न है तो अलग लगना चाहिए, कैरमेल पॉपकॉर्न है तो उसमें अलग लगना चाहिए जीएसटी। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। रेस्टोरेंट्स का मैं बताता हूँ, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो वहाँ 5% जीएसटी है। अब वही रेस्टोरेंट होटल के अंदर है, 5 स्टार होटल के अंदर, तो 18% जीएसटी है। एक ही आइटम पे आप कहाँ कंज्यूम कर रहे हो, टैक्स चेंज हो जाता है। बल्कि जी मुझे बात बताओ ना, मतलब इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब बहुत दिमाग होगा ना, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करके आए, इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने बड़े मिनिस्टर है, फिर भी ये पॉपकॉर्न में क्यों उलझे हुए हैं? और ये उलझाया जा रहा है। पूरा देश जानना चाह रहा है, मतलब इसको आपका क्या थॉट प्रोसेस? ये उलझाया जा रहा है। देखो, आपके प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो न्यूज़ चैनल वही दिखाते हैं कि भाई टमाटर के, प्याज के दाम बढ़ गए, और जो मेन इशू होता है उस पर कोई डिस्कशन करना ही नहीं चाहता। अब मीडिया को भी पता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, नेता हैं, उनको भी पता है कि कहाँ पे हमको उलझाना है, ताकि जो कोर इशू है इंडिया की इकोनॉमी के, उस पर लोग बात ही ना करें। कभी बात नहीं कर पाते। मैं बार बार एक वीडियो बनाता हूँ, किसी बिजनेसमैन ने अगर 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस बनाया ना, तो विदाउट फ्रॉड वो संभव ही नहीं है। देखिए, उसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे मैं फ्रॉड नहीं बोलता, बट ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज करा जाता है लॉ को। और लॉ बनाई इसी तरीके से जाता है, कुछ ना कुछ लूप होल छोड़े जाते हैं। और प्रोफेशनल्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो किस लिए होते हैं? किसी एडवोकेट को अच्छा कब माना जाता है? वो उस कानून में लूप होल निकाल दे। राम जेठमलानी जी, आपने कभी एक किसी पॉजिटिव बंदे का एडवोकेसी करते हुए देखा उनको? वो हमेशा किसका करते थे? और अगर मैं आपसे पूछूं टॉप लॉयर बताइए इंडिया में कौन है, तो किसका नाम लोगे आप? उन्हीं का ही लोगे। क्यों ले रहे हो? क्योंकि उन्होंने लूपहोल्स निकाले हैं। तो लूपहोल्स होते हैं कानून में, और ये निकाले जाते हैं। तो टैक्स में लूप होल बताओ ना, मतलब कि जो अमीर लोग हैं वो टैक्स में पैसा कैसे बचाते हैं? टैक्स में पैसा बचाने के बहुत तरीके हैं, आपको मैं शुरू से बताता हूँ। हम जैसे जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीए के पास जाते हैं, वो बोलता है कि भाई एचयूएफ बना लो। एचयूएफ बना लोगे तो आपका टैक्स स्लैब रेट है वो एक सेपरेट काउंट होगा, क्योंकि आपको पता अभी बजट में बोला गया है 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। अब आपकी 12 लाख 1 रुपये हो जाती है तो टैक्स लगना शुरू हो जाता है। आप बोलोगे भाई कैसे बचाएं, तो भाई आपकी 12 लाख और रुपये इनकम है तो आप एचयूएफ बना लो, तो इधर भी इंडिविजुअल भी जीरो टैक्स और आपका एचयूएफ में भी जीरो टैक्स। अब उससे ऊपर जो होते हैं स्टार्टअप फाउंडर हो गए, या स्टार्टअप्स में जो करते हैं, जॉब करते हैं, तो अच्छी सैलरी उठाते हैं, वो इसॉप ले लेते हैं। इसॉप लेने का मतलब ये है कि आपने आज की डेट में शेयर्स का एक ले लिया, कमिटमेंट ले लिया, और आगे जाके आपको वो शेयर्स मिल जाएंगे। तो जहां आप सैलरी ले रहे थे उस पर आप 38% 42% टैक्स पे कर रहे थे, वो आप जब इसॉप लेंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जब आप उसको बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन लगेगा। और कैपिटल गेन कितना है, 10 या 15%। तो जहां 48% दे रहे थे, सिर्फ आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। अब आते हैं मिलीनियर्स पे, वो कैसे टैक्स बचाते हैं? वो ऑफशोर कंपनी बनाते हैं। ऑफशोर कंपनी बनाते हैं टैक्स हेवन कंट्री में, जैसे कि आप ले लीजिए दुबई हो गया, केमैन आइलैंड हो गया, बर्मुडा हो गया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है। यहाँ कोई भी टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है। यहाँ कंपनी बनाते हैं, ग्लोबल इनकम वहाँ पार्क करते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। बट उसके लिए अगर आपका ऑपरेशन बिजनेस है तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप टैक्स रेसिडेंट हो इंडिया के या नहीं।
उसके लिए आपको इंडिया में से बाहर 182 डेज रहना पड़ेगा। तो लोग बहुत सारे मिलियनर्स तो यॉट ले लेते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में रहते हैं महीने महीने, ताकि किसी कंट्री में उनका रेसिडेंसी फॉल ही ना हो। बट अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा एक टेक्निकल पॉइंट डाला है कि अगर आपका किसी भी कंट्री का टैक्स रेसिडेंसी नहीं है और इंडिया में 15 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है, यू आर डीम्ड टू बी टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब अगर कहीं पे भी नहीं दे रहे हो टैक्स तो भाई इंडिया में देना पड़ेगा अगर आप सिटीजन हो इंडिया के। तो अब लोग इसको भी कैसे सरपास कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, आपको बिल्कुल जाती 2-3 करोड़ क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको सिटीजनशिप दे देंगे, पासपोर्ट दे देंगे। जैसे वनुआटू हो गया, बर्मुडा हो गया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, माल्टा हो गया, वो आपको आसानी से सिटीजनशिप दे देगी। सिटीजनशिप जैसी आपकी हुई, टैक्स रेसिडेंसी नहीं हुई, सारी की सारी इनकम आपकी टैक्स फ्री। तो लोग ऐसे करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ पुलकी जी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है तो ऐसे ही करोड़ों रुपए कमा रही है और करोड़ों रुपए टैक्स देना ही है, तो फिर क्यों बचा रही है वो? किस बात का टैक्स बचा रही है? जब पैसा कमा ही रहे हैं अच्छा खासा, इतना टर्न ओवर है, तो फिर टैक्स बचा के क्या हो जाएगा? आपको पता ही नहीं है, अगर कोई भी बैलेंस शीट जैसे रिलायंस हो गया या HUL हो गया या कितनी भी बड़ी MNCs कंपनीज हैं, अगर वो 10,000 20,000 करोड़ का अपना PBT दिखा रहा है, PBT मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पे इंडिया में 30% या 35% टैक्स दे रहे हैं, तो आप ये समझो 30,000 अगर वो दिखा रहे हैं ना, तो 50-60,000 करोड़ उनकी इनकम ऑफशोर में होगी। ऊपर ये तो एक पीनट है। जैसे एक एक नॉर्मल सिटीजन क्या सोचता है कि यार मेरी 50 लाख रुपए इनकम है, चल यार 20 लाख रुपए तो दिखाई देता हूँ, 30 लाख बचा लेता हूँ। तो आप सोचो अगर वो 30,000 करोड़ दिखा रहे हैं अपनी बुक्स में, तो 60-70,000 करोड़ उनकी और कहीं ऑफशोर में पार्क होगी। आप CEO सर, आप ये बात बोल रहे हो, ऑन कैमरा बोल रहे हो, रिकॉर्ड करके लोग आपके घर आ जाएंगे। अरे बिल्कुल, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको ही कॉल करूंगा फिर कि अब बचाओ, आपने इसको पब्लिक किया है तो आप बचाइए। नहीं, वास्तव में ऐसा होता है मतलब, या फिर अपन से वैसी काल्पनिक बातें कर रहे हैं? नहीं, काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। मैं आपको आप गूगल करिएगा, आपके व्यूअर्स गूगल करें। मैं आपको एप्पल का अभी बताता हूँ एक केस। एप्पल ने क्या किया था, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि एप्पल इज़ अ USA प्रोडक्ट, और उस पर लिख के भी आता है कि डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना। तो एप्पल एक इंटेंजिबल एसेट है, उसने एक वैल्यू बनाई है, और चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी हो रहा हो, आज की डेट में इंडिया में भी हो रहा है, चाइना में हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं जो इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू है वो उस कंपनी को मिलना चाहिए। तो स्टीव जॉब्स ने क्या किया था, उसने एक अपनी कंपनी बनाई थी आयरलैंड में, आयरलैंड को होल्डिंग कंपनी बनाई थी। आयरलैंड में कोई टैक्स नहीं है, सारा जो इंटेंजिबल एसेट है उसने ट्रांसफ़र कर दिया था उस आयरलैंड कंपनी में। और जितनी भी जगह दुनिया में उनका जो प्रोडक्ट सेल हो रहा था, उसकी जो रॉयल्टी मिल रही थी वो आयरलैंड कंपनी को मिल रही थी। और आयरलैंड कंपनी को जो भी उसको इनकम हो रही थी उस रॉयल्टी से, उस पर टैक्स जीरो था। तो उसने USA से हटा के, जहाँ 37% टैक्स है, वो हटा के आयरलैंड ले गया अपना इंटेंजिबल एसेट, और रॉयल्टी इनकम पे करीबन $400 मिलियन का टैक्स बचाया था एक वक्त पे। और सेम सेम उसी को देखते देखते नाइकी ने भी ये काम किया, एडिडास ने भी ये काम किया। जब इतना ज़्यादा ये मेथड पॉपुलर हो गया टैक्स बचाने का, तो US कोर्ट्स ने इसको बोला कि भाई ये गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होगा। अगर चाहे आप इंटेंजिबल एसेट ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो टैक्सेबल USA में ही होगा। बट तब तक काफ़ी टैक्स बचा लिया हर जगह पे लूप होल ढूंढना है मतलब अमीर बनने के लिए। था। पहले अमीर बनने के लिए लूप होल ढूंढ लो, पैसा वैसा बना लो, उसके बाद में गवर्नमेंट कुछ नया एक्शन लेगी उस पर। बिल्कुल, जब हाईलाइट होगा तो डेफिनेटली लेंगे। हाँ, अच्छा ये बताओ कि जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज के पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, और बड़ी बड़ी कंपनीज को नोटिस आते हैं, HUL को GST नोटिस आता है, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का GST नहीं भरा, 32,000 करोड़ का GST नोटिस तो इन्फोसिस को आया। एक दिन आया, अगले दिन बोला पेपर में माफ कर दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं होगा। मतलब ये क्या गेम चल रहा है? मतलब छोटे बच्चे हैं सब लोग कि भैया कि एक बार पहले फेंका, ताश का पत्ता फेंका, उन्होंने गलत आ गया, अभी दे दो। क्यों करते हैं सब ये मतलब? देखिए, लॉज में ना बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी भी होती है। जब लॉ ड्राफ्ट करा जाता है उस वक्त सिनेरियो कुछ होता है, बाद में कुछ हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आज से 2-3 साल पहले तक गेमिंग इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी इंडिया में, राइट। उसके बाद ड्रीम इलेवंस आया, बहुत सारे गेम्स हुए, क्रिप्टो गेम्स भी स्टार्ट हुए। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई पैसे हम कैसीनो में जा रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये देने के बाद जो विनिंग हो रहा है, लेट्स से 20 रुपीज़ हुआ, 120 रुपीज़ वापस लेके जा रहे हैं। तो जो टैक्स जा रहा था वो 20 रुपीज़ पे
दे रहा था, कसिनो दे रहा था, या और भी जितने भी गेमिंग इंडस्ट्री में प्लेयर्स हैं वो उस 20 रुपीज़ पे टैक्स दे रहे थे। बट गवर्नमेंट ने देखा कि यार यहाँ तो हम बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं, अपना रेवेन्यू लूज़ कर रहे हैं, इस पर तो हम बहुत टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी बार भी जो गेम खेल रहा है, जितनी बार वो कैश डिपॉजिट कर रहा है उस गेम खेलने के लिए, तो बोला कि ये हमारी रिसिप्ट है, आपको उस पर टैक्स देना है। हम्म। तो उसने नोटिस डाल दिया। सिमिलरली आपने जो जोमेटो को बोला, जोमेटो में भी क्या हुआ था कि भाई वो टैक्स लगा रहे थे अपनी सर्विस चार्ज पे, कि जो वो डिलीवरी हो रही है। उन्होंने बोला कि भाई आपने 100 रुपये का दाल मखनी बेची फॉर एग्जाम्पल, उस पर 10 रुपये आपने चार्जेस लगाए, तो आप 10 रुपये पे जीएसटी क्यों लगा रहे हो, पूरे 110 पे लगाओ। तो उसने नोटिस भेजा, बाद में उन्होंने क्लेरिफाई करा, भाई 100 रुपये तो मेरे है ही नहीं है, 100 रुपये तो सीधे रेस्टोरेंट को जा रहे हैं, तो आप उनसे जीएसटी लीजिए, उस पर मैं ऑलरेडी टीसीएस दे रहा हूँ, टैक्स डिडक्ट करके आपको डिपॉजिट कर रहा हूँ, बट मेरा 100 रुपये पे कोई ओनस नहीं है, मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। क्लेरिफाई करा, अगले दिन इन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो आप कह सकते हो कि एक बच्चे वाली हरकतें हैं, या ये कह सकते हो कि ये लाइमलाइट करने का एक और तरीका है, लाइमलाइट में आने का, इकोनॉमिक टाइम्स के फर्स्ट पेज पे आने का। वैसे तो जोमेटो और ये सब रहता ही है सोशल मीडिया में, थोड़ा सीरियस न्यूज़ में भी आना चाहिए, तो एक तरीका है। अच्छा, ये भी तरीका है। हमको तो लग रहा है कि नहीं, वास्तव में ऐसा जीएसटी वाले इनको परेशान कर रहे होंगे। करते हैं, कर भी रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी अगर बिजनेस ओनर उसको एक टैक्स नोटिस बोलता है, मिलता है, तो एक बार हैरस तो वो होता ही है, थोड़ा सा उसको एक मेंटल प्रेशर तो आता ही है, ये क्या हो गया, मैं इसको कैसे मैं स्किप करूंगा। तो कुछ प्लान भी होते हैं और कुछ मैनेज भी किए जाते हैं। चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, वो प्रेशर एकदम 100% सेम ही रहता बिल्कुल रिस्क है, है। रिस्क है, बिल्कुल जी, बिजनेस है तो रिस्क है। अब मतलब जैसे मान लो कि कंपनी है, तो कंपनी में एक फाइनेंस हेड भी होता है, तो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है कि फाइलिंग करने की, या फिर अगेन बिजनेस ओनर की होती है? देखिए ऐसा होता है, कोई भी कंपनी बनती है उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स बने उस कंपनी के, तो वो सब उसके लिए लायबल है। कुछ भी कंपनी में अच्छा हो रहा है उसके लिए भी, और कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए भी। बोर्ड मीटिंग्स क्यों होती हैं? हमारे लॉ में, कंपनीज एक्ट में लिखा गया है कि हर क्वार्टर एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, उसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अवेलेबल प्रेजेंट रहने चाहिए। वो क्यों रहने चाहिए? वो इसलिए रहने चाहिए कि ऑल आर मस्ट बी अवेयर अबाउट ईच अदर डूइंग्स, कि वो क्या कर रहे हैं, भाई फाइनेंस वाले ने क्या किया, मार्केटिंग वाले ने क्या किया, जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है वो क्या कर रहा है, सीईओ क्या कर रहा है, उनके फ्यूचर्स के प्लान क्या हैं। सो ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व, एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट देयर बिजनेस ऑपरेशंस। तो अगर कोई बोले कि ये तो फाइनेंस वाले ने फ्रॉड किया है टैक्सेशन का, और सीईओ तो इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब सब लोग इन्वॉल्व लेते हैं। अच्छा, अपन बात कर रहे थे कि जो टैक्स कैसे बचाते हैं, तो मान लो किसी को बड़ी घड़ी गिफ्ट करी गई, जैसे मतलब मैंने आपको 10 करोड़ की घड़ी गिफ्ट करी, तो मेरे को क्या उस पर टैक्स कैसे दूंगा? मैं आपका पहले पैन कार्ड लूंगा कि मैं आपको घड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ, आपका पैन कार्ड दो, मैं पहले टैक्स जमा करा के आता हूँ, फिर आपको घड़ी दूंगा। देखिए हमारे इंडिया में, हमारा एक इंडिया ही है जिसमें गिफ्ट पे टैक्स नहीं है। कैसे नहीं है मैं बताऊंगा। क्या होता है कि हमारे इंडिया में लॉ में, इंडियन इनकम टैक्स लॉ में लिखा गया है कि अगर आपको कोई मैरिज पे गिफ्ट देता है तो वो टैक्स फ्री है, कोई भी हो, रिलेटेड हो अनरिलेटेड हो। मतलब रिलेटेड पार्टीज में आते हैं आपके फैमिलीज में, ब्रदर सिस्टर मदर फादर असेंडेंट डिसेंडेंट्स, बट अगर अनरिलेटेड आपका फ्रेंड्स भी गिफ्ट दे रहा है तो वो भी टैक्स फ्री है। तो अभी जैसे वो हैं अनंत अंबानी, उनकी शादी हुई थी, उनको मार्क जकरबर्ग ने 400 करोड़ का एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी। पाम जुमेरा में उनको शायद 600 करोड़ का एक विला मिला है। और भी किसी ने शायद रणवीर एंड दीपिका, उन्होंने तो रोल्स रॉयस दे दी, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना उनको। अब आप ये देखो कैसे टैक्स प्लानिंग के लिए यूज़ करा गया है। अब मुझे नहीं पता मार्क जकरबर्ग ने कैसे 400 करोड़ का प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, या इंटेंशनली दी गई है ताकि टैक्स बचाया जाए। आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ, एक सीरीज़ है मत्स्य कांड। उसमें क्या हुआ था कि भाई नेताजी थे, वो परेशान थे कि भाई अ, अब इतना पैसा हो गया है, इसको यार कैसे अवॉइड करा जाए, कैसे टैक्स फ्री करा जाए। तो उसने बोला कि गिफ्ट दे देते हैं शादी में, मुन्ने की शादी हो रही है, उसको गिफ्ट दे देते हैं और उसमें हो जाएगा सारा का सारा। तो उसने कहा कि भाई वो हो तो जाएगा, बट जो गिफ्ट देगा उससे भी तो पूछा जाएगा तुम कहाँ से लेके आए इतनी प्रॉपर्टी या इतनी वैल्यू के एसेट्स। तो उसने बोला कि भाई आगरा में शादी करते हैं, आगरा में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वो उनको इनवाइट करेंगे शादी में, और वो गिफ्ट देंगे, उनसे गिफ्ट दिलवाएंगे और वो चले जाएंगे। उनसे कौन पूछने वाला है, वो तो टैक्स रेसिडेंट है भी नहीं इंडिया के, वो देके चले जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी इनकम को टैक्स फ्री बनाने का, कि मैरिज में गिफ्ट दो जितना दे सकते हो,
उससे टैक्स बचेगा, और कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं। मैं बोल रहा हूँ जैसे किसी के पास किसी का बहुत काला धन हो गया, कैश में पड़ा हुआ है, अब वो सामान तो लेके आएंगे बहुत सारा कहीं से, तो वो सामान के लिए तो परचेजिंग करनी पड़ेगी ना। जैसे आप गोल्ड भी लेके आए तो आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, डेफिनेटली। तो फिर वहाँ तो आप पकड़े जाओगे कि भाई आपने काम किया है, फिर कैसे करेंगे? अगर कोई कैश से अगर गोल्ड परचेज करता है तो डेफिनेटली पैन देगा। वो पैन देने के बाद वो रिपोर्टिंग जाती है इनकम टैक्स अथॉरिटी को। इनकम टैक्स अथॉरिटी उससे साल के एंड में पूछेगी कि भाई ये सोर्स ऑफ फंड क्या है, कहाँ से पैसा लेके आए, और अगर वो नहीं बता पाया तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। बट ये हो कैसे रहा है पुलकित जी, बताओ ना। मतलब सब तो ट्रांसपेरेंट है, सब तो ऑनलाइन हो रहा, मतलब ज़्यादातर गरीब लोगों का ऑनलाइन हो रहा है, अमीरों का नहीं हो रहा होगा, तो फिर इनकम टैक्स क्यों नहीं पकड़ पा रही कि भैया इसने टैक्स दिया इसने नहीं दिया? वो तो बहुत इजी सिस्टम है ना ये तो, क्योंकि सारी रिपोर्टिंग तो हो रही है, सारे बैंक रिपोर्ट कर देते हैं, ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, अमीरों का भी कर देते होंगे। बिल्कुल, अमीर भी करते हैं। जो बैंक्स में पैसा है वो तो बिल्कुल आपको दिख ही रहा है सामने। अब देखिए, ऐसा होता है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप क्या दिखा रहे हो, कैसे आप जस्टिफाई कर लोगे, वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत सुना होगा सोशल मीडिया में कि अमीर लोग सैलरी नहीं लेते, वो लोन लेते हैं और टैक्स बचाते हैं। बहुत सिंपल फंडा है कि आपकी आज टीएफडी कंपनी लिस्टेड हो गई पब्लिक बीएससी में, एनएससी स्टॉक में, उसका शेयर हो गया 100 रुपये का, 200 रुपये का, आज 100 करोड़ का उसकी वैल्यू हुई, आपके पास शेयर्स हैं। तो अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है एस्टन मार्टिन, तो आप क्या करोगे, भाई मुझे सैलरी दे दो और मैं एस्टन मार्टिन खरीद लूँगा। तो उस सैलरी पे आपको पहले टैक्स देना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आपका सीए एडवाइस करेगा कि भाई तुम्हारे पास 100 करोड़ के स्टॉक है, आप क्या करो उसको प्लेस कर दो बैंक में जाके, उससे लोन ले लो। आपकी 5 करोड़ की गाड़ी है, 5 करोड़ का लोन ले लो और उससे खरीद लो। तो आप 5 करोड़ में कितना ही इंटरेस्ट दोगे, 12%। टैक्स कितना बचाया, 38%, और आप गाड़ी चलाओ। अब इसमें इस पूरे ट्रांजेक्शन में कोई किसी ने छुपाया थोड़ी नहीं है, सब कुछ सामने है। बट इस ट्रांजेक्शन को इस तरीके से दिखाया गया है कि भाई जो प्रमोटर है उसने लोन लिया है और उससे गाड़ी खरीदी है, सोर्स ऑफ फंड उसका क्या है, बैंक ने लोन दिया है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन को चेंज करा गया है बस। सैलरी नहीं दी है, सैलरी नहीं दी तो टैक्स नहीं दिया। ऐसे अच्छे सीए पाए कहाँ जाते हैं जैसे अच्छी अच्छी एडवाइस दे? आपके सामने है। पर आप तो एक हो ना, आप सबको एडवाइस दे रही है ना। हाँ, तो मैं आपको जरिए सबको मैं बता ही रहा हूँ लूपहोल्स टैक्स के कैसे बचाया जा सकता है। अच्छा, ये सीएसआर फंड का भी एक मैं आजकल बहुत किस्सा सुन रहा था कि सीएसआर फंड में कितना 900 1000 1500 1000 करोड़ भी नहीं, 2000 करोड़ रुपए अभी बांटे गए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और ये सबने बांटे गए, और इतना पैसा बांटने के बाद भी गरीबी है देश में। वो सीएसआर फंड जाता कहाँ है? देखिए, सीएसआर एक रिक्वायरमेंट होती है हर बड़ी कंपनी की कि उसको अपने प्रॉफिट का कुछ सीएसआर में डालना है, मैंडेटरी है। अब बहुत सारे कंपनीज ऐसी होती हैं वो मजबूरी में डालती हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं वो अपना खुद ही ट्रस्ट ओपन कर लेती हैं। जैसे अब रिलायंस फाउंडेशन के नाम से ट्रस्ट है, वो नीता अंबानी जी मैनेज करती हैं। तो रिलायंस ने जो भी पैसा कमाया अपने ही फाउंडेशन में दे दिया और अपनी तरीके से यूज़ किया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, पब्लिक तक पैसा होता है, बट उसका प्रपोर्शन बहुत कम है। अब सेम टैक्सेशन में भी आती है, जितना भी हमारा टैक्स रिजर्व, टैक्स के थ्रू जितना भी रिजर्व गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, तो वो सारा पैसा नहीं यूटिलाइज हो रहा होगा। अब किसी को टेंडर मिलता है सड़क बनाने का, अब कितने लोगों को उसमें जाता है आपको पता ही है। तो कितने, मतलब 10% या 20% तक ही पब्लिक तक पहुंच पाता है, पता नहीं, ये 10-20% भी मैं शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट 80% तो चला जाता है इधर उधर। अच्छा, इंडिया के जितने भी मिलियनर्स हैं कौन सी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं बता दो, कौन कौन सी कंट्री में जा रहे हैं? देखिए, अभी हेनले वेल्थ इमिग्रेशन रिपोर्ट आई थी 2024 में, उसमें बताया गया था कि सबसे ज़्यादा जो मिलीनियर्स गए हैं वो दुबई में गए हैं, दूसरा यूएसए में गए हैं, तीसरा हमारा सिंगापुर में गए। तो जो दुबई है उसमें 6 या 700 मिलीनियर शिफ्ट हुए हैं लास्ट ईयर। यूएसए में करीबन हुए हैं 3800 और सिंगापुर में 3500। अब गए कहाँ से हैं, सबसे ज़्यादा जा रहे हैं चाइना से। चाइना से करीबन 15,000 मिलीनियर शिफ्ट हो गए हैं। यूके से करीबन हुए हैं 6,000, क्योंकि वहाँ इनहेरिटेंस टैक्स आ रहा है, अभी जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसमें इनहेरिटेंस टैक्स में क्या होता है कि भाई आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, अब जब आप चले जाओगे, जब आपके आगे पीढ़ी को मिलेगा तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तभी वो ले सकता है। तो जितने भी यूके के रेसिडेंट है वो सोच रहे हैं कि भाई पहले शिफ्ट कर लो।
तीसरा हमारा इंडिया कंट्री आता है, 4 या 700 मिलीनियर्स इंडिया छोड़ के चले गए। आपको बताऊं, लास्ट ईयर 7 करोड़ रिटर्न फाइल हुई है आईटीआर। उसमें से जिसने अपनी 2 करोड़ इनकम रिपोर्ट करी है वो करीबन है 38,000 लोग, और जिसने 10 करोड़ की इनकम रिपोर्ट करी है अपनी आईटीआर में वो हैं 43,000। तो कुल मिला के 70,000 लोग हुए जो मिलीनियर्स हैं, जो अपनी 5 करोड़ 10 करोड़ रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 0.1% जितने लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो हमारे पास 70,000 लोग हैं, उसमें से 4 या 700 तो लास्ट ईयर चले गए। इस बार भी उम्मीद है 6,000 प्लस मिलीनियर चले जाएंगे। 140 करोड़ की जनता में आप बोल रहे हो सिर्फ 7 करोड़ की टैक्स फाइलिंग हुई? बस 7 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल करी है सिर्फ। 140 करोड़ में से? राइट। और वो 7 करोड़ लोग ही देश चला रहे हैं क्या? 7 करोड़ भी नहीं चला रहे, मैं तो ये कहूँगा 0.01 चला रहे हैं। केवल आप देखिए ना, मिलीनियर्स कितने हैं, वो केवल 70,000 ही हैं। उन 7 करोड़ में से भी केवल 70,000 लोग हैं जिन्होंने अपनी इनकम 5 करोड़ या 10 करोड़ के बीच में या 10 करोड़ से ऊपर डिक्लेयर करी है। क्या सर, हर यूट्यूबर तो कहता है वो करोड़पति है। आप देखो ना, कम से कम 10-15 लाख तो यूट्यूबर ही है जो करोड़पति है सब। आप भी अगर आपकी इनकम 5 करोड़ है तो आप कहाँ डिक्लेयर कर रहे होंगे? तो ये नहीं भाई, मैं पूरा टैक्स देता हूँ सर, वो खतरनाक टैक्स देता हूँ मैं, और 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ टैक्स देता हूँ। मेरा टैक्स स्लैब बहुत बड़ा है, ज़्यादा है। अरे बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर तो आप बिल्कुल, मुझे लगता है उस 70,000 में आप भी आते हैं। मैं तो आता हूँ, पर मेरे को एक बात होता है ना कि इतना बड़ा, मतलब 140 करोड़ की जनता में सिर्फ 7 करोड़ कैसे हो सकता है ना? क्या सर झूठ है ये? नहीं, झूठ नहीं है बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट की फिगर्स है। मैं, ऐसा नहीं है कि ये फिगर्स कहीं ऐसी लिखी हुई है रैंडमली। ये गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड फिगर्स हैं कि कितनी रिटर्न्स फाइल हुई और कितने ब्रैकेट के लोग हैं जो 2-5 करोड़ में फॉल कर रहे हैं, उन्होंने कितनी रिटर्न फाइल करी, जो 10 करोड़ से अबव वाले हैं उन्होंने कितनी रिटर्न फाइल करी। तो वो ऑलमोस्ट 70,000 ही बैठ रहे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर 2024 में फाइल करी है, 70,000 ओनली। अच्छा, टैक्स हेवन कंट्रीज कौन कौन सी है टोटल, और कितनी है? टैक्स हेवन कंट्रीज तो काफ़ी सारी हैं। सबसे पहले तो जो फेमस अपनी इंडिया के जो फेवरेट कंट्री है वो आती है यूएई, दुबई। दुबई आप ऐसे समझो कि इट्स अ इंडियन सिटी आउटसाइड इंडिया। अच्छा। लोग यहाँ से कितना, अब आप दिल्ली से समझो 2 घंटे का रास्ता है, सिमिलर जस्ट लाइक इफ़ यू वांट टू गो टू मुंबई, उतना ही रास्ता है। बाकी वहाँ पे आपको सारे इंडियंस ही मिलेंगे। और टैक्स हेवन कंट्रीज में बात करें तो केमन है, बरमूडा है और आयरलैंड है। लो टैक्स कंट्रीज में बात करें, आपका सिंगापुर आ जाता है बहुत अच्छा, वहाँ पे करीबन 17% टैक्स है। हांगकॉन्ग में भी करीबन 16% टैक्स है। एंड आयरलैंड की बात करें 12.5% टैक्स है। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग शिफ्ट हो जाते हैं और शिफ्ट होके अपना जो भी ग्लोबल इनकम करते हैं वहाँ पार्क करते हैं और उस पे अपना ज़ीरो टैक्स या लो रेट ऑफ टैक्स देते हैं। वहाँ एक्युमुलेट करते हैं, वहीं से रियल इस्टेट परचेज करते हैं, वहीं से इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंडिया वापस ले आते हैं। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, किसी को यूएई में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या शिफ्ट होना है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको ये समझना पड़ेगा कि उसका बिजनेस क्या है और उसको कैसे कंपनी सेटअप करनी है, क्योंकि दुबई में 2 तरीके से कंपनी होती है। एक तो होता है फ्री जोन, दूसरा होता है मेनलैंड। अगर आपकी इनकम, जैसे आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, आईटी में हो, तो आप फ्री जोन से भी कर सकते हो काम। और अगर आपका क्लाइंट्स यूएई से बाहर है तो फ्री जोन में आप कंपनी सेटअप करके कलेक्ट कर सकते हो, अपना फंड रिसीव कर सकते हो और टैक्स फ्री होगा। मेनलैंड होता है कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट यूएई की पब्लिक को ही सेल करना है। अगर आप कोई ब्रिक एंड मोर्टार शॉप चला रहे हो या आपने दुबई मॉल में कुछ अपनी शॉप खोलनी है या कुछ वहाँ प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मेनलैंड कंपनी खोल सकते हो। मेनलैंड कंपनी में और फ्री जोन कंपनी में टैक्सेशन का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बस मेनलैंड में आपको जब भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे उसका 5% वैट देना होता है। बाकी टैक्सेशन दोनों जगह ज़ीरो है। बट अभी इस साल यूएई ने लॉन्च किया है कि जिसका 3 मिलियन से ऊपर टर्नओवर होगा तो 9% उसको कॉर्पोरेट टैक्स देना है और उसके नीचे किसी को कुछ भी टैक्स नहीं देना है कंपनी के अंदर। तो वो इस तरीके से बना सकता है अपनी कंपनी। अच्छा, कितना मिनिमम पैसा रिक्वायरमेंट है बिजनेस सेटअप करने के लिए वहाँ पे? एक्चुअली वहाँ फ्री जोन्स बहुत सारी हैं। दुबई ऑब्वियसली ब्रांड है तो वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है, और यूएई में और किसी एमिरेट्स में जाओगे वहाँ पैसा थोड़ा कम लगेगा। तो आप मान के चलिए कि अगर आपको दुबई में कंपनी सेटअप करनी है तो आपका 5 से 6 लाख रुपए लग जाएगा। और अगर आपको दूसरी फ्री जोन्स में करनी है, जैसे राकेश हो गया और भी बहुत, अजमन हो गया, तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम 4 लाख रुपए में कंपनी सेटअप हो जाएगा। 4 लाख में? 4 लाख रुपए में आपका कंपनी सेटअप हो गया, बैंक अकाउंट ओपन हो गया। आप वहाँ से इनवॉइसिंग करो अपने ग्लोबल कस्टमर्स को,
वहाँ आपका इजीली पैसा आएगा, वो टैक्स फ्री होगा। बट आपको ये ध्यान रखना है, आपको टैक्स रेसिडेंट भी होना पड़ेगा उस कंट्री का। अच्छा, कितना पैसा मतलब इनफ है टू सेटल इन दुबई? देखिए, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो एक अलग फिगर आएगी, और अगर आप फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं तो अलग फिगर आएगी। अगर आप एक लो बजट लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको 10,000 एडी मंथली चाहिए, और थोड़ा सा उसके ऊपर है तो 15,000 एडी। और अगर लग्जरी लाइफ जीनी है वैसे तो उसकी कोई सीमा नहीं है, बट एटलीस्ट आपको 30,000 एडी तो चाहिए ही चाहिए। 30,000 AED है ना? बिल्कुल, मतलब 5-6 लाख रुपए समझो आप। 5-6 लाख रुपए अगर आपकी इनकम हो सकती है मंथली, तो इट्स वर्थ टू मूव इन टू दुबई। तो मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब दुबई जा सकते हैं, मतलब आराम से रह सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की 5-6 लाख इनकम तो है ही ना। सारे यूट्यूब सब बोलते हैं कि हम तो बहुत पैसा कमाते हैं। हैं? कोई बोलता है 35 लाख महीने का कमा रहे हैं, कोई बोलता है 50 लाख महीने का कमा रहे हैं। पता नहीं कैसे कमा रहे हैं हम लोग, कहाँ से कमा। बहुत लोग, मैं ऐसे भी यूट्यूबर्स को जानता हूँ जिन्होंने दुबई में कंपनी सेटअप करी है, और जो पे आउट आता है यूट्यूब का या जो भी प्रमोशन से आता है, वो सारा अपनी दुबई कंपनी से बिलिंग करते हैं। और उस पर ना कोई जीएसटी लगता 18%, क्योंकि इंडिया में तो आपको जीएसटी 18% देना पड़ेगा। मैं बात बताओ, हम पॉडकास्ट की कंपनी वहाँ रजिस्टर करें और पॉडकास्ट यहाँ करें, बिल्कुल। बताओ कैसे चलेगा? देखिए, वैसे तो मैं टेक्निकली बताऊं गलत है अगर आप पॉडकास्ट इधर कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, तो आपको जीएसटी 18% देना पड़ेगा। अगर आप पॉडकास्ट यूएई में करते हैं, अपने गेस्ट को दुबई बुलाते हैं उनको टिकट देके, तो टिकट का प्राइस सस्ता हुआ 18% से। ये भी सही है, ये भी कर सकते हो। बिल्कुल, आप टिकट फ्री में दीजिए। रिच आप एक्सपीरियंस देने के लिए लोगों को बोल सकते हैं कि दुबई में करो, पॉडकास्ट आप करेंगे, जो बताओ। जीएसटी दे रहे हो उसकी जगह आपको मैं टिकट करा के दूंगा उतने पैसे की। अच्छा, दुबई की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी फिर तो? आप काम भी कर रहे हैं ना बढ़िया तरीके से। तो सिटीजनशिप लेने के लिए मतलब क्या ऑप्शन है? मतलब गोल्ड वीजा लेना चाहिए, कैसे मिलेगी? देखिए, सिटीजनशिप तो यूएई के लिए ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट वहाँ सिटीजनशिप लेने के लिए आपको 30 ईयर्स स्पेंड करना पड़ेगा, और प्लस आपको अरेबिक लैंग्वेज आनी चाहिए। आपका इंटरव्यू होगा, फिर डिसाइड करा जाएगा आपको सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। वुमेन के लिए तो ऐसा है कि अगर वो किसी अमीराती से शादी करती है और 7 साल स्पेंड करती है, तो उसको आसानी से सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट सिटीजनशिप से मुझे लगता नहीं है कि इतना ही कुछ फ़ायदा है। आप वहाँ गोल्डन वीज़ा आसानी से ले सकते हैं। 2 मिलियन आप इन्वेस्ट करिए, जो कि करीबन होता है 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ आप या तो रियल एस्टेट में डालिए, या आप अपने बिजनेस में डालिए यूएई में, और आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। उसकी वैलिडिटी 10 साल होती है। तो कैसे बताना मतलब कि मतलब हमने इन्वेस्ट किया है? आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास पेपर्स होंगे। तो आपको आईसीपी में जाना है, वहाँ एक इमिग्रेशन अथॉरिटी की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको अपलोड करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स और अप्लाई करना है गोल्डन वीज़ा के लिए। और अगर आपके पास 2 मिलियन नहीं है तो आप इन्वेस्टर वीज़ा भी ले सकते हो। और इन्वेस्टर वीज़ा आपको जो वैलिड होगा वो 2 से 3 साल के लिए होता है। उसके लिए आपको केवल 7,50,000 एडी करना है, इतना ही इन्वेस्ट करना है, जो कि बैठता है करीबन 1,80,00,000 रुपीज़। तो अगर आपको एक प्रॉपर्टी लेनी भी है दुबई में, तो मिनिमम आपकी 2 करोड़ से कम तो आएगी नहीं। एंड इवन अभी दुबई गवर्नमेंट ने एक और चीज़ बड़ी अच्छी निकाली है कि आपको 2 करोड़ एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने कमिटमेंट दे दिया, आपने बुक करा दी एक प्रॉपर्टी जो 2 करोड़ की है। आपने 20% दिया, जो कि बैठता है 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए आपने ऑफ प्लान में दिए, आप इन्वेस्टर वीज़ा के लिए एंड सिमिलरली गोल्डन वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मतलब इतना वो इसलिए इतना चल रहा है कि फ्लैट में इन्वेस्ट करो, फ्लैट में इन्वेस्ट करो, आके बस रख दो। अभी तो वहाँ बूम चल रही है, अभी तो कैसीनो आ गया वहाँ, आने वाला है 2027 में, तो अनाउंस हुआ है। मैंने सुना है, सुना क्या है, मैंने अपने अपने क्लाइंट्स को देखा है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, 6 महीने में उनका पैसा डबल हो गया है, ओनली इन 6 मंथ। सो लेट्स से उन्होंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 2 करोड़ में उन्होंने 20% दिया, 40 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए तो 6 महीने में ऐसे ही बढ़ गया। तो 40 लाख रुपए लगा के 40 लाख रुपए उन्होंने कमा लिया। एंड जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचोगे, लेट्स से आपने उस कंपनी से परचेज करी है प्रॉपर्टी जो वहाँ फ्री जोन में है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उस प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन आएगा वो टैक्स फ्री, या अगर आप रेंटल इनकम करते हो वो भी टैक्स फ्री, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो दुबई की बात कर रहे हैं तो गोल्ड की बात नहीं करें तो मज़ा नहीं आएगा। वहाँ से गोल्ड कितना लेके आ सकता है कोई आदमी? अभी तो एयरलाइंस वाले पकड़े जाते हैं और थोड़े थोड़े दिन में। क्यों लेके? बहुत सस्ता पड़ता है क्या? या बहुत पैसे कमा सकते हो आप तुरंत? तो गोल्ड का तो ऐसा है कि ऑब्वियस सी बात है, आपने जैसे बोला अभी एयर इंडिया में ऐसा, उसके भी स्टाफ ने ऐसा कर दिया है, तो इतना कुछ फ़ायदा नहीं होता। बट हाँ, जो आम जनता है, जो पैसेंजर्स होते हैं, वो विमेन 40 ग्राम्स ला सकती है, और जो मैन है 20 ग्राम्स ला सकता है। बट ये आप जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हर कोई बता रहा है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आज की डेट में सोना कितना हो गया है? 1 लाख रुपए। तो
उस लॉ में जो कस्टम का लॉ है 40 ग्राम और 20 ग्राम, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 40 ग्राम या 1 लाख रुपए, उससे ज़्यादा नहीं ला सकते। ऐसी 20 ग्राम या 50,000 रुपए। तो एक विमन 1 लाख रुपए का आस है तो 1 लाख रुपए मैक्सिमम 10 ग्राम हो गया, तो वो 40 ग्राम नहीं ला सकते, वो 10 ग्राम ही ला सकते हैं। सिमिलरली मैन वो 20 ग्राम नहीं ला सकता, सिर्फ 5 ग्राम ही ला सकता है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बढ़ चुकी है। और अगर वो लेके आएगा और पकड़ा गया तो कस्टम ड्यूटी करीबन 15% लगेगी, और एज आ ज्वेलरी के फॉर्म में लेके आया तो करीबन 28 से 32% तक का कस्टम ड्यूटी है उसके ऊपर। और ज़्यादा लग जाए। और ये लोग लेके आते हैं, अब कहते हैं कि आईफोन सस्ता है, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता सस्ता है, तो इस पे भी करीबन आपको 18% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, और 18% ही करीबन आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा अगर पकड़े गए तो लोग क्या करते हैं उसको बचाने के लिए, अपनी जो गोल्ड चेन लेके आए या कुछ भी ज्वेलरी लेके आए तो उसको पहन के आते हैं, और वो बताते हैं हम जब इंडिया से गए थे दुबई तो हम वो पहन के ही गए थे, तो ये हमारी तो ऑलरेडी परचेज करी हुई है, तो इसलिए वो बच जाते हैं। हालांकि टेक्निकली आप 5 ग्राम से और 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेके आ सकते हो। अच्छा, थोड़ी क्रिप्टो की बात करेंगे सर। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इतने बड़े जो एंटरप्रेन्योर निश्चल शेट्टी है, संदीप नेहवाल है, अब ये लोग क्यों शिफ्ट हो गए दुबई में? सिर्फ टैक्स के कारण है क्रिप्टो के अंदर? देखिए, क्रिप्टो का थोड़ा सा कहानी अलग है। क्रिप्टो का टैक्सेशन तो है ही, दूसरा अभी इंडिया में कोई रेगुलेटरी फॉर्म ही नहीं हुई है, कोई फॉर्म नहीं बना, कोई लॉ नहीं बना। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया है 2 बार गवर्नमेंट को कि भाई इस पे जल्दी से जल्दी रेगुलेशन बनाओ। अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं, स्पेशली क्रिप्टो ट्रेडर्स और जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं इंडिया की। अभी वजीर एक्स के साथ एक फ्रॉड हुआ था जिसमें क्रिप्टो हैक हुआ था 234 मिलियन डॉलर्स का। फिर वो रिकवरी नहीं हो पाई, और ये जो किया था जिसने हैकिंग करी थी कि ये कोई नॉर्थ कोरिया का ग्रुप था, और इसकी रिकवरी नहीं हो पाई। रिकवरी नहीं हो पाई तो भाई जो भी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है उसने नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में डाला कि भाई हम कंज्यूमर से, हम कस्टमर से वजीर एक्स के हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारी रिकवरी कराओ। ये तो भाई वजीर एक्स की सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, भाई उन्होंने सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग नहीं करा इसलिए हैक हो गया। तो आपको सुन के हैरानी होगी क्या डिसीजन आया है। उन्होंने बोला, जो कोर्ट की बेंच है, कि भाई देखो क्रिप्टो का ना हम लीगल टेंडर मानते, ना ही हम इसको इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासिफाई करते, तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड है ही नहीं, और जब फाइनेंशियल फ्रॉड है नहीं तो हम नहीं जानते, भाई अपने आप देखो। लकीली वजीर एक्स की जो होल्डिंग कंपनी है वो सिंगापुर में भी स्टैब्लिश्ड है, और सिंगापुर में बहुत अच्छे लॉ हैं वर्चुअल एसेट को लेके, जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन भी आता है। तो वहाँ वजीर एक्स ने प्लेज किया है कि भाई जितना भी लॉस हुआ है उसका 85% हम वापस कर देंगे। उसने एक अपना बना के दिया है प्लान कि भाई ऐसे ऐसे मैं वापस करूँगा। तो उन्होंने सिंगापुर हाई कोर्ट में सबमिट भी किया है अपना प्रॉपर प्लान, बट अभी सिंगापुर हाई कोर्ट ने जस्ट अभी रिसेंटली रिजेक्ट कर दी उनकी एप्लीकेशन। बोला कि इसमें बहुत सारे लकूना है, इसको दोबारा से बनाओ और स्ट्रॉन्ग तरीके से लेके आओ। उसमें एक और चीज़ पकड़ी गई कि अभी जस्ट रिसेंटली मार्च 2025 में वजीर एक्स ने पनामा में भी अपनी एक कंपनी बनाई है। तो सिंगापुर हाई कोर्ट ने बोला कि भाई ये डिस्क्लोजर क्यों नहीं दिया, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो जो वहाँ पर भी लेके जा रहे हो। बट अगर आप ये सोचो ना, जो सिंगापुर इतना स्ट्रॉन्ग उसका जो रेगुलेटरी है वर्चुअल एसेट को लेके, क्रिप्टो को लेके, अगर वो इंडिया में भी होती तो इंडिया को छोड़ के क्यों जाते? ना इन्वेस्टर छोड़ के जाएंगे, ना प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे फेयर रहेंगे। आप यहाँ पे इंडिया में जब स्टॉक में पैसा लगाते हो तो बिल्कुल टेंशन फ्री लगाते हो, आपको पता है सेबी है, अगर कोई कुछ गलत करेगा सेबी पकड़ेगा उसे। अगर ऐसे ही एक और रेगुलेटरी बॉडी बन जाए क्रिप्टो को लेके तो कोई भागेगा नहीं, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, यहीं से करेंगे। मैं बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स को जानता हूँ, वो ये कहते हैं कि भाई अगर प्रॉपर हो जाए, मैं यहाँ से अपना क्रिप्टो में पैसा जो डिपॉजिट कर रहा हूँ वो वापस आ जाए बैंक में इजीली, तो मैं यहीं से ट्रेडिंग करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा दुबई। मतलब कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है? करेक्ट। तो सिचुएशन ऐसा बना देती है कि नहीं, बस जाना ही पड़ेगा। बस तो रेगुलेटरी बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्रिप्टो टैक्स क्या है? क्रिप्टो टैक्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो हम अभी यही बात कर रहे थे कि जब सेफ्टी की बात आती है इन्वेस्टर्स की तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि हम तो जानते नहीं है क्रिप्टो क्या होता है, हमारे कानून में कुछ लिखा ही नहीं है इसके बारे में। जब टैक्स की बारी आती है तो गवर्नमेंट सबसे पहले इम्प्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट ने एक सेपरेट सेक्शन बना दिया है 115 BBH। उसमें बोला है कि अगर आपका कुछ भी वर्चुअल एसेट है आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको उस पर 30% टैक्स देना है।
और जितने भी प्लेटफॉर्म है जैसे बिनेंस हो गया या जितने भी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसको बोला है कि आपको FIU रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। FIU फॉरेन इंटेलिजेंस यूनिट, वो ध्यान रखती है कि भाई कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना हो रही हो या टेररिज्म में फाइनेंसिंग ना हो रही हो, तो CFT और AML का ध्यान रखती है वो। तो इस पे भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और अगर आप इस पे रजिस्टर्ड हो तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसी सेल कर रहे हैं, तो उसका आपको 1% TDS काटना पड़ेगा। तीसरा, इसमें बहुत एक हार्श रूल है। अगर आप कोई समझ रहे हो, आप कुछ स्टॉक की ट्रेडिंग करते हो, कहीं आपका प्रॉफिट होता है, कहीं लॉस होता है, तो मान लीजिए 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 80 रुपये का लॉस हुआ, तो 20 रुपये का नेट प्रॉफिट है आपका, तो उस पे आपको टैक्स देना है। बट ऐसा क्रिप्टो में नहीं है। क्रिप्टो में बोला गया है कि भाई 100 रुपये पे तो टैक्स दो, 80 रुपये का जो लॉस हुआ है हमें नहीं पता, तो 100 रुपये पे आपको 30% टैक्स देना है। तो ये थोड़े हार्श रूल हैं क्रिप्टो टैक्स को लेके इंडिया में। ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि क्रिप्टो ट्रेडर्स इंडिया छोड़ के जा रहे हैं और किसी टैक्स हेवन कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं, जो स्पेशली आज की डेट में दुबई है। मतलब तो क्रिप्टो ट्रेडर्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग जो भी होती है वो दुबई से करना सेफ एकदम अभी। बिल्कुल। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों है? क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारे इंडिया में नॉन INR पेयर अलाउड ही नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको जेल तक हो सकती है। पेनल्टी तो छोड़ो, पेनल्टी तो 300 टाइम्स तक है, बट जेल तक हो सकती है। गवर्नमेंट ने इसको जानबूझ के कर रखा है। अगर नॉन INR पेयर में करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे INR करेंसी का फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स बैठे हैं इंडिया में बैठे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है हाँ, पूरी दुनिया के। तो अगर किसी को नॉन INR करनी है और वो कर भी रहा है छुप के इंडिया से, टैक्स एक अलग चीज़ है कि भाई आप कल को पकड़े गए तो ये बोल दोगे ना कि भाई मेरे से टैक्स ले लो, बट ऐसा नहीं है। आपने क्राइम किया है, आपको जेल तक हो जाएगी। और अगर आपको उससे बचना है तो आपको इंडिया से बाहर निकलना ही पड़ेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। इतना रिस्की है, जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आप इंडिया से नहीं कर सकते। तो आप बताओ, आपसे कैसे कनेक्ट करें लोग कि भैया हमको बचा लो और हम दुबई में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और वहीं करोड़ों रुपए बनाएंगे और वहीं ऐश करेंगे। बिल्कुल। मैं आपको लिंक्डइन का अपना URL दूंगा, कोई भी मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकता है। मैं डेफिनेटली ज़रूर उनका जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, बिल्कुल सॉल्व करूंगा, हेल्प करूंगा। मतलब आप सबको हेल्प करते हो, ट्रेडर्स को ज़्यादा हेल्प करते हो आप। ऐसा नहीं है क्रिप्टो ट्रेडर्स को, बट हर किसी को कोई भी बिजनेस करना चाहता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो IT बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि IT जो इवॉल्व है बेसिकली USA से क्लाइंट्स लेते हैं, यूरोप से लेते हैं। सो उनकी जो बिलिंग उधर से आती है वो सारा दुबई में अपना कंपनी सेटअप करके करते हैं, बिलिंग करते हैं, तो GST से भी बचते हैं, वो इनकम टैक्स से भी बचते हैं। पर आपको सारा पैसा दुबई में ही रह रहा हो तो दुबई में ही खर्च करना है। ऐसा नहीं है, आप इंडिया में लेकर आइए, आप सैलरी लीजिए, इंडिया में सैलरी पे टैक्स दीजिए। हम्म। भाई, यू आर द डायरेक्टर ऑफ द दुबई कंपनी या एनी ओवरसीज कंपनी। तो मान लो कि एक मिनट कैसे इसको थोड़ा सा बता दो। मान लो किसी ने अगर मान लो 1 करोड़ रुपए यहाँ पर टर्नओवर कर रहा है, वहाँ पे वहीं पे पैसा आ रहा है उसका, अब वो इंडिया में भी रहना चाहता है, तो इंडिया में वो कैसे पैसा बचाएगा और कैसे उसके बाद पैसा आएगा वहाँ से। देखिए, सबसे पहले तो एक है ना, पोयम एक रूल है, ठीक है। पोयम में ये बोला जाता है इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है। आपकी इफेक्टिव मैनेजमेंट उस कंट्री में होनी चाहिए जिस कंट्री में आपने अपनी कंपनी सेटअप करी है। आपने ये प्रूव कर दिया कि वहाँ पे मेरा स्टाफ बैठा है, काम कर रहा है, उसी से काम आ रहा है। उसके बाद जो भी पैसा वहाँ पार्क हुआ वो टैक्स फ्री। अब बात आती है कि मैं तो इंडिया में बैठा हूँ, मेरी फैमिली यहीं में, आई नीड सम मनी फॉर माई ब्रेड एंड बटर, तो आप ऐसा सैलरी लीजिए। इंडिया में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। या आप इंडिया में भी अपना एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलिए। इंडिया में एक सेक्शन है, मैं बिल्कुल बहुत ही सीक्रेट बात बता रहा हूँ, मतलब 100 करोड़ की बात बताने जा रहा हूँ अभी। इंडिया में एक सेक्शन है 44AD। 44AD में बोला जाता है कि जो भी स्मॉल बिजनेस है जिसका बिजनेस 2 करोड़ से नीचे है, 2 करोड़ नहीं 5 करोड़, जिसका बिजनेस 5 करोड़ से नीचे है टर्नओवर, तो वो 44AD को यूज कर सकता है। 44AD में क्या कहते हैं? 44AD कहता है कि आपका कितना भी प्रॉफिट हो, अगर आप स्मॉल बिजनेस हो, जो भी टर्नओवर है उसका 6% आप डीम्ड प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो। देयरफॉर अगर आपका 2 करोड़ का टर्नओवर है, 2 करोड़ का आपने बिलिंग करी अपनी UAE कंपनी को कि भाई मैंने तेरे को सर्विस दी थी, कंसल्टेंसी सर्विस दी थी, तू 2 करोड़ का मेरे को पेमेंट करो एंड आई एम रेजिंग अ इनवॉइस, तो 2 करोड़ आपका टर्नओवर हो गया इंडिया में, उसका 6% हुआ 12 लाख रुपए। 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, तो 2 करोड़ रुपए जीरो टैक्स। पूरा जीरो हो गया जी। तो ऐसे तो मतलब ए पापा है, मम्मी है, बेटा है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है। अब ज्यादा फोन मत खोलिए सर इस पॉडकास्ट में, मुझे पता ऐसा ना हो जाए फाइनेंस मिनिस्टर कहे कि भाई इसी पकड़ो। हाँ।
CBDT मेरे पास आ जाए। कि कोई भी बंदे मैंने अच्छा कमा किया है कि सबको 2-2 करोड़ रुपए सबका AED 44 सेक्शन के अंदर है, पैसे से ऐश कर रहे हैं, और वो जो अपन 7 करोड़ में वो आ ही नहीं रहा है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने इस पे कमेंट नहीं करूंगा सर, मैं बिल्कुल। पकड़ लिए सर हम आपको। थैंक यू सर, काफी मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। अपन और पॉडकास्ट करेंगे, कम से कम 10 पॉडकास्ट करेंगे, बिल्कुल पूरा फाइनेंस पूरा पूरा खंगाल के निकालेंगे, सारे सेक्शन खंगाल के निकालेंगे, और लोगों को जागरूक करेंगे पैसा कैसे बचाया जाता है और कमाया कैसे जाता है। कमाया कैसे आता है ये भी बहुत जरूरी है, तभी तो बचाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके।